नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन सीरीज की इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है। तो अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज में अभी तक हम 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, पर्यावरण, आधुनिक भारत और इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आज जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट होता है वो क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम कवर करें कम समय में। तो जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन मैं करा सकूं पूरा और जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर सके। तो चलिए क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और आरओ की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इसको खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक बार और अध्ययन करिए। और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर। आपको कोई भी समस्या है कोर्स से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टेस्ट से रिलेटेड, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि स्टैटिक है आपका, ठीक है, और कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि डायनेमिक है, करंट बेस्ड है, जिसको कि आपको करंट अफेयर से अपडेट करना है। लेकिन कुछ पोर्शन जो कि स्टैटिक है, जो कि हर साल पूछा ही जाता है, हम उस पोर्शन को कवर कर रहे हैं अभी क्विक रिवीजन सीरीज में। और आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमिटीज के बारे में, समितियों के बारे में, जो कि परीक्षा में पूछता है और डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। ये समिति किससे रिलेटेड है, ये समिति किससे रिलेटेड है, सुमेलित करने को दे देगा, नहीं तो पूछ लेगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले रंग राजन समिति जो है वो विनिवेश से रिलेटेड है। विनिवेश की जब हम बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार अपने हिस्सेदारी को बेच देती है, ठीक है, बेच रही है पैसे जनरेट करने के लिए। तो आपको पता है जैसे जो पीएसयूज हैं उसमें सरकार के स्टेक होता है, हिस्सेदारी होती है। जब उस हिस्सेदारी को के कुछ परसेंटेज को सरकार बेचती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। एकदम साधारण आम बोलचाल में मैंने आपको बता दिया ताकि समझ में आ जाए। नरसिम्हन समिति की जब हम बात करेंगे तो ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड है। केलकर समिति कर सुधार से रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म से। मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा सुधार से रिलेटेड है, ठीक है, ये इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। आबिद हुसैन समिति की जब हम बात करेंगे तो ये लघु उद्योग से रिलेटेड है। बेसल समिति आपकी बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है, जिसको कि हम बैंकिंग पर्यवेक्षण कह रहे हैं। चक्रवर्ती समिति की जब हम बात करेंगे तो ये मौद्रिक प्रणाली पर कार्य करना था, इसका मेन पर्पस, ठीक है, आर्थिक विकास पर ध्यान देना था और मौद्रिक नीति पर इनका फोकस था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वैसे जो पेपर में प्रश्न बनते हैं वो एक एक शब्द के ही बनते हैं। जैसे रंगराजन समिति जो है वो विनिवेश से रिलेटेड है, केलकर समिति कर सुधार से रिलेटेड है। तो चक्रवर्ती समिति की जब हम बात करेंगे तो ये याद रखिएगा मौद्रिक प्रणाली से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, आराम से फिर इसको पढ़िएगा, याद जरूर कर लीजिएगा क्लास। चलिए यहाँ पर देखते हैं और समितियों को। जब दीपक पारेख समिति की हम बात करेंगे तो इनका जो मेन पर्पस था वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई को रिवाइव करना था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पुनर्जीवित करना था।
हनुमंत राव समिति जो कि कई बार पूछा है, ये उर्वरक से रिलेटेड थी, फर्टिलाइजर से रिलेटेड थी। पारिक समिति की बात करेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड थी, ठीक है, अब संरचना वित्त पोषण से रिलेटेड थी। राजा चिलैया समिति कर सुधार से रिलेटेड थी, टैक्स रिफॉर्म से। रेखी समिति जो है वो अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड थी, इनडायरेक्ट टैक्स से। टंडन समिति की बात करेंगे तो बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली, कैपिटल फाइनेंसिंग बाय बैंक से रिलेटेड थी ये। अच्छा, यहाँ पे टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आपको आम बोलचाल में बताऊंगी। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हम कस्टमर से ले रहे हैं। जैसे मैं अगर टैक्स, मेरी इनकम टैक्स जोन में मैं आती हूं तो सरकार मेरे से डायरेक्टली इनकम टैक्स लेगी, ठीक है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं होता, वो डायरेक्ट टैक्स होती है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे जब टैक्स डायरेक्टली कस्टमर पे ना इम्पोज होकर बीच में कोई और हो, उस पे मतलब इनडायरेक्टली आपसे वो टैक्स लिया जाए, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और अब आपको पता है जीएसटी आ गया है, गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको कि हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए तारापुर समिति की जब हम बात करेंगे तो ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता से रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से, पेपर में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। बागुल समिति से जब हम बात करेंगे तो ये भारत में मुद्रा बाजार से रिलेटेड है, मनी मार्केट इन इंडिया, ठीक है। वाईवी रेड्डी समिति की जब हम बात करेंगे तो ये आपका आयकर छूट की समीक्षा के लिए इस समिति को बनाया गया था। अभिजीत सेन समिति की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड नीतियों को बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इस स्क्रीन का भी आप जो ये है जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। सारी कमिटीज, समितियां पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं अत्रेया कमिटी होना चाहिए, यहाँ पे अ कर लीजिएगा, अत्रेया ए कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? आईडीबीआई का पुनर्गठन से रिलेटेड है। भूरेलाल समिति की जब हम बात करेंगे तो ये मोटर वाहन कर में वृद्धि से रिलेटेड है, ठीक है। फिर विमल जुल्का समिति की जब हम बात करेंगे तो ये वर्किंग कंडीशन ऑफ एटीसीओ से रिलेटेड है। सीबी भावे समिति की बात करेंगे तो ये कंपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थी। चंद्रशेखर समिति जो थी वो उद्यम पूंजी से रिलेटेड थी, ठीक है, वेंचर कैपिटल जिसको कहते हैं। कार्य समिति की बात करेंगे तो नगद ऋण प्रणाली के संचालन की समीक्षा के लिए इसको बनाया गया था। डेवा समिति जो थी वो असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से रिलेटेड थी। धानुका समिति जो रिलेटेड थी वो प्रतिभूति बाजार में स्थानांतरण नियमों का सरलीकरण के लिए बनाया गया था। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर रूल इन सिक्योरिटीज मार्केट। जीवी राम कृष्ण समिति जो थी वो विनिवेश से रिलेटेड थी, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी। गायपोरिया समिति परीक्षा में कई बार पूछा है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए बनाई गई थी। क्लास इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बस मुझे बताना है कि ये कमिटीज परीक्षा में पूछी जाती है, तो याद कर लीजिएगा। जहां पर भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी वहां पर मैं आपको जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सॉरी। अब यहाँ पर देखिए जेआर वर्मा कमिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये करंट अकाउंट कैरिंग फॉरवर्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड थी, देख लीजिए। यहाँ पे चालू खाता आगे बढ़ाने का अभ्यास से रिलेटेड थी ये। जानकी रमन कमेटी की बात करेंगे, ये तो प्रतिभूति लेन देन से रिलेटेड थी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थी, ठीक है। फिर यहाँ पे जे ईरानी समिति की बात करेंगे तो ये कंपनी लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड थी। खान कार्य समूह की अगर हम बात करेंगे तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए विकास वित्त संस्थान से रिलेटेड थी। खुजरो कमेटी की हम बात करेंगे तो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड थी, कृषि ऋण प्रणाली से। महाजन कमेटी की हम बात करेंगे तो ये शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, चीनी उद्योग से। तो क्लास इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे प्रश्न बनता है, ठीक है। अब देखिए हम कुछ कमिटीज देखने जा रहे हैं जो कि आपकी गरीबी से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको अपनी परीक्षा की दृष्टि से इतनी चीजें नहीं याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्लास एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मेहनत जरूरी होती है लेकिन पढ़ाई जो है ना वो हमेशा स्मार्टली करनी चाहिए। आपकी परीक्षा में किस तरीके का प्रश्न बन रहा है, कहाँ से प्रश्न बन रहा है, हमें कितना पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। किसी टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉपिक में पीएचडी कर डालेंगे। आप देखिए प्रश्न का लेवल क्या है। इसीलिए मैंने जब कमिटीज के बारे में, समितियों के बारे में आपको बताया तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन समिति किस चीज से रिलेटेड है, किसके लिए उनका गठन हुआ था, उससे ज्यादा डीप में परीक्षा में नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर जो समिति हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी गरीबी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो बनता है वो ये बनता है कि गरीबी से रिलेटेड जो समितियां हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है, कालक्रम अनुसार उनको अरेंज करिए। सबसे पहले कौन सी कमिटी आई थी, फिर कौन सी कमिटी आई थी, फिर कौन सी कमिटी आई थी, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न जो बनता है वो ये है कि कौन से ईयर में आई थी, डायरेक्टली पूछ लेगा कि लकड़वाला कमिटी किस सन में आई थी। तो चलिए हम एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं, ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें प्लानिंग कमीशन ने 1962 में एक प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था। ध्यान से सुनिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन थी, जो गरीबी रेखा थी, वो रूरल और अर्बन के लिए सेपरेट की, ठीक है, शहरी और जो आपके रूरल दोनों के लिए इन्होंने अलग की। इन्होंने क्या कहा, ₹20 और 25 पर कैपिटा पर ईयर रिस्पेक्टिवली। तो पॉवर्टी लाइन जो रूरल के लिए थी वो क्या थी, ₹20 पर कैपिटा पर ईयर की बात इन्होंने की, और अर्बन के लिए, शहरी के लिए ₹25 डिसाइड किया। याद रखिएगा 20-25 करके याद रखेंगे। प्लानिंग कमीशन में 1962 में एक एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म हुआ था। उसके बाद वाईके अलग कमिटी आई 1979 में, याद रखिएगा 79 दशक आया है, ये 79 है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो गरीबी है उसको हम कैलोरी के बेसिस पे, ठीक है, कैलोरी के बेसिस पे हम वो करेंगे। तो यहां पर देखिए, कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज एंड लेस देन 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरियाज आर पुअर। कौन लोग गरीब है, जो 2000 मतलब 2100 हम कहें 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो गरीब की कैटेगरी में आएंगे, और जो 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं रूरल एरियाज में, वो गरीबी में आएंगे। तो अगर पेपर में प्रश्न पूछा कि किसने गरीबी को कैलोरीज के बेसिस पे, ठीक है, क्लासिफाई किया था, तो आप याद रखेंगे वाईके अलग कमिटी ने 1979 में, ठीक है। और क्या कैलोरीज डिसाइड की थी, 2100 और 2400। यहाँ पे याद रखिएगा 2100 किसके लिए, अर्बन, ठीक है, और 2400 गांव। गांव में लोग ज्यादा मेहनत करते हैं ना, इसलिए 2400 कैलोरी उनके लिए और 2100 अर्बन के लिए। लेकिन जब पैसे की बात आएगी, रुपीस की बात आएगी, तो अर्बन के लिए ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हमने प्लानिंग कमेटी में देखा था, अगर पर कैपिटा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर 20 किसके लिए था, रूरल के लिए था, ठीक है, और 25 किसके लिए था, अर्बन के लिए था। इसके बाद 1993 में लकड़वाला कमेटी आई, ये याद रखिएगा। लकड़वाला कमेटी ने क्या कहा, द स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन शुड बी कंस्ट्रक्टेड। जो स्टेट्स है उनको, हर स्टेट को अपनी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा बतानी चाहिए, कितनी गरीबी रेखा होनी चाहिए, कितनी गरीबी रेखा, ठीक है, ये स्टेट्स बताएंगे। स्टेट स्पेसिफिक मतलब स्टेट निर्धारण करे कि कितनी गरीबी रेखा होनी चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की जब हम बात करेंगे तो ये इसने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो पहले 20 और 25 था, अब इन्होंने 27 और 33 कर दिया। क्या किया, जो प्लानिंग कमेटी ने 20 और 25 बताया था पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इसको इन्होंने 27 और 33 कर दिया। और मैंने आपको बताया है जब भी पैसे की बात आएगी तो अर्बन में ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है, शहर में और रूरल में कम, तो 27-33 याद रखिएगा। इसके बाद श्री रंगराजन कमेटी आई, जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डे कितना किया, ₹32 और ₹47 फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये याद रखिएगा। फिर अरविंद पनागेरिया टास्क फोर्स आया, जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बिलो पॉवर्टी लाइन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। बिलो पॉवर्टी लाइन, द टास्क फोर्स सजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ कमिटी टू आइडेंटिफाई द बिलो पॉवर्टी लाइन, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर बस आपको इतना याद रखना। अब पेपर में परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा, मैंने आपको बता दिया। पहले आप याद रखेंगे कि कौन सी कमिटी किस ईयर में आई, कौन सी कमिटी गरीबी से रिलेटेड है, ये भी याद रखेंगे। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, इनमें से कौन सी कमिटी जो है वो आपकी गरीबी से रिलेटेड नहीं है, पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन
कौन कौन सी है। दूसरा पूछ सकता है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है, तो ईयर आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं वो याद रखेंगे, बस उससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, वहीं से प्रश्न बनेगा तो वो आप याद रखेंगे। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप ऐसे याद रख सकते, एल्टर, एल्टर अगर आप याद रखेंगे एल्टर तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन को छोड़ दो 1962 वाला, यहाँ पे कमिटीज की बात करें तो सबसे पहले अलग कमिटी हो गई, फिर लकड़वाला कमिटी हो गई, फिर तेंदुलकर कमिटी हो गई, फिर आपका रंगराजन कमिटी होगी। परीक्षा में ये पूछा है तो एल्टर अगर याद रहेगा तो अलग कमिटी 1979, लकड़वाला कमिटी 1993, तेंदुलकर कमिटी 2005 और श्री रंगराजन कमिटी की बात करेंगे तो ये 2012 और 15 का आपका समय हो गया, 14 का। और अभी 2015 में एक नई कमिटी टास्क फोर्स आपकी आई थी, वो क्या थी, अरविंद पनागेरिया टास्क फोर्स। ये चीज याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला है इतना डीप में नहीं पूछेगा आपकी परीक्षा में, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक नीति आयोग टास्क फोर्स भी आपका बनाया गया था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। किस मिनिस्ट्री के अंडर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। और यहाँ पर आपके डॉक्टर एनसी सक्सेना कमिटी थी। बस इतना याद रखेंगे तो याद रहेगा, बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। जो चीज मैंने बताई है वो पूछा जाता है। अब इकोनॉमिक्स के पेपर में, मतलब जब इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है उसमें एक और प्रश्न बनता है कर्व से रिलेटेड। अब कर्व से रिलेटेड बहुत डीप प्रश्न नहीं बनता है, फिर मैं बता दूं, कमिटीज से रिलेटेड ज्यादा डीप प्रश्न नहीं बनता है, ना ही कर्व से रिलेटेड, ठीक है, डीप प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर जो भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने लगाए होंगे वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और स्टूडेंट्स को भी बताइए कि ये क्लास यूजफुल है कि नहीं। इस तरीके के प्रश्न इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। जो नए स्टूडेंट है, पहली बार पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस पोर्शन को मत छोड़िएगा। अगर यहाँ से एक भी प्रश्न फंस गया ना तो आप मुझे आके थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। तो इतना तो करोगे, तो इतना कर देना। तो यहाँ पे जो भी बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते चलो बस। फिर यहाँ पे देखो कर्व से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, जैसे कुजनेट कर्व, तो सीधे पूछेगा जो कुजनेट कर्व है वो किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, या फिर यहाँ पे जो आपका कर्व बनता है वो अपवर्ड यू होता है कि डाउनवर्ड यू होता है, अपवर्ड वी होता है कि डाउनवर्ड वी होता है। ऐसा प्रश्न बना है, पीसीएस में भी बना है, आरओ में भी बना है, इसलिए बता रही हूँ। तो याद रखिएगा जो कुजनेट कर्व है वो आपकी इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में प्लॉट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी मतलब क्या है, आपका आय असमानता, ठीक है, आय असमानता, और पर कैपिटा इनकम के बीच में प्लॉट किया जाता है, और ये डाउनवर्ड यू टाइप का बनता है। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। ग्राफ में इसलिए लेके आई हूं ताकि पिक्चर देखे रहोगे तो दिमाग में फोटो बनी रहेगी। तो कुजनेट कर्व की जब हम बात करेंगे तो आय असमानता रहेगी एक तरफ, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में ये ड्रॉ किया जाता है। और ये कैसा है, ये उल्टा है, ठीक है। अगला देखते हैं, लॉरेंस कर्व परीक्षा में पूछा गया है। यहां पर भी एक तरफ आपकी इनकम रहती है, ठीक है, आय रहती है, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन रहती है, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात की गई है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का आपका बनता है। लेकिन लॉरेंस कर्व में डायरेक्ट प्रश्न पूछा था ये किन किन के बीच में प्लॉट किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, आय के और पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है। बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन अब यहां पर देखो ये गिनी कोफिशिएंट और गिनी कर्व की बात यहां पर होती है, तो ये याद रखिएगा, ये किसकी, ये क्या शो करता है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी शो कर रहा है, ठीक है, 45 डिग्री जो है। और ये आपका इनकम और किसके बीच में, इनकम, यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट इनकम, और क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द इनकम अर्न। तो यहां पर भी इनकम की बात की जाती है गिनी कोफिशिएंट में, ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो लॉरेंस कर्व हमने देखा है ना, ये लॉरेंस कर्व देखो यहां पर ये बन रहा है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि गिनी कोफिशिएंट जब 1 होगा तो वो क्या इंडिकेट करता है, गिनी कोफिशिएंट जब 0 होगा तो वो क्या इंडिकेट करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा सा पढ़िए। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व की अगर हम बात करेंगे, वहां पे हमने क्यूजनेट कर्व की बात की थी, यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्यूजनेट कर्व आ गया है। दोनों में आपको याद रखना है जो यू का शेप है वो डाउनवर्ड ही है, ठीक है, डाउनवर्ड ही है यू का शेप। एक तरफ आपका क्या है,
पॉल्यूशन की बात की गई है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की गई है, प्रदूषण की बात की गई है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व है, इसीलिए पॉल्यूशन और डेवलपमेंट में हमने प्लॉट किया है। लेफर कर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके किसके बीच में आपका प्लॉट होता है, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में। मतलब ये आपका टैक्स से रिलेटेड है, कर से रिलेटेड कर्व है ये। बस यही परीक्षा में पूछता है जो मैं बता रही हूं, ठीक है। यहाँ पे फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बीच में फिलिप्स कर्व आपका प्लॉट किया जाता है। परीक्षा में ये भी पूछा है, तो याद रखिएगा फिलिप्स कर्व किसके किसके बीच में आपका प्लॉट किया जाता है, इन्फ्लेशन जिसको कि हम मुद्रास्फीति कहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के बीच में। यहाँ पर दिया गया है व्हेन प्रेजेंटेड और ग्राफिकली चार्टेड द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन की बात की गई है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारा, जब यहाँ पर देखो इन्फ्लेशन ज्यादा थी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम थी, ठीक है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन घट रही है अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती जा रही है। तो पूछ लेगा कि फिलिप्स कर्व में क्या बताते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आप याद रखेंगे इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रोजगार एवं कल्याण योजनाएं। तो देखिए क्लास, डायरेक्ट प्रश्न है, बंधुआ मजदूर अधिनियम स्थापित किया गया था कब, 1975 में, ठीक है। बॉन्डेड लेबर की बात की जा रही है, बंधुआ मजदूर मतलब बॉन्डेड लेबर की बात। यहाँ पे मैं लिख भी दूं इंग्लिश वालों के लिए, मैं पूरी प्रयास कर रही हूँ कि इंग्लिश हिंदी में दिक्कत ना हो, लेकिन तब भी अगर एक दो शब्दों में दिक्कत होती है ना तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग करिए, ठीक है। पूरी तरीके से स्पून फीडिंग नहीं करना चाहिए, कभी कभी थोड़ी मेहनत अपना कर लेना चाहिए। मेरी बात अगर खराब लगे तो कोई बात नहीं, खराब लगने दो, ठीक है, सही बात बोल रही हूँ। कुछ शब्दों का मतलब अगर मैं नहीं बता रही हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो ये मेहनत आप करेंगे, आप मोबाइल में सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताएंगे कि मैम इस शब्द का इंग्लिश में मतलब है, वो आप कर सकते। हाँ, अगर आपको वो टर्म पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं, तब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम मुझे ये टॉपिक समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब बंधुआ मजदूर पर रोक अधिनियम पास कब हुआ था, 1976 में। याद रखिएगा क्लास, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब स्थापित किया गया था, 1975 में, और ये पास कब हुआ था, 1976 में। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कौन सी है, संरचनात्मक, जिसको कि हम स्ट्रक्चरल कह रहे हैं। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है, छिपी बेरोजगारी की बात जब हम करते हैं, हम प्रचलन बेरोजगारी की बात करते हैं, ठीक है। हम डिस्गाइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट की बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ये देख लीजिए, डिस्गाइज्ड ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति भी कर सकते हैं में अधिक व्यक्ति का लगे रहना। अब किसी के पास 1 हेक्टेयर की फार्म लैंड है, जमीन है जहां पर वो फार्मिंग करता है, घर के 20 लोग उसी 1 हेक्टेयर के लैंड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसी में लगे हुए हैं, तो वो काम 2 लोग भी मिलके कर सकते हैं, 3 लोग भी मिलके कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो लोग लगे हुए हैं वो ज्यादा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कहने को सब रोजगार है क्योंकि सब काम करे, लेकिन उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनों को इनकम मिल रहा है, एक घर चल रहा है, लेकिन उतने मैन पावर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति भी कर सकते हैं में अधिक व्यक्ति का लगे रहना क्या कहलाता है, छिपी बेरोजगारी कहलाता है। प्रचलन बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रचलन बेरोजगारी भी हम कह सकते हैं छिपी बेरोजगारी, जिसमें कि किसी कार्य को करने के लिए कम आदमियों की जरूरत होती है, व्यक्तियों की, लेकिन उसमें अत्यधिक लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है, मतलब लेकिन वहां पे उत्पादकता शून्य है, उतना किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का। देखिए क्लास, जब भी हम क्षेत्र की बात करते हैं, हम सेक्टर की बात करते हैं, तो हम 3 सेक्टर्स की बात करते हैं। पहला आपका प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है, फिर टर्शरी सेक्टर होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं,
ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा है प्राथमिक क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर आ जाता है, कृषि आ जाता है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है। मतलब नेचर से हम डायरेक्ट चीजों को ले रहे हैं। जैसे क्या है, आप डायरेक्टली प्रोडक्शन खेत कर रहे हैं ना, तो फार्मर गेहूं उगा रहा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, ठीक है। डेयरी आपका हो गया, जहाँ पे डेयरी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, डेयरी हो गया। हॉर्टिकल्चर हो गया, जहाँ पे फल सब्जी कुछ भी, ये सब आपके किस में आएंगे, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, प्राथमिक सेक्टर में आएंगे। जो दूसरा होता है जिसको हम द्वितीयक सेक्टर कह रहे हैं, और तीसरा आपका तृतीयक सेक्टर होता है। तृतीयक सेक्टर में क्या होता है, टर्शरी में क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है, जहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करें, सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक सेक्टर होता है, यहाँ पर आपके मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन आता है। इसीलिए जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में इन तीनों सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने किस पे किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, अपने सेकेंडरी सेक्टर पे, ठीक है। तभी देखते हो हर प्रोडक्ट के पीछे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना लिखा रहता है। और भारत की अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो पहले हम कृषि प्रधान देश थे, मतलब हम पूरी तरीके से प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। फिर प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर हम किस सेक्टर पे आए, हमने सेकेंडरी सेक्टर को ध्यान नहीं दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान नहीं दिया, हम सीधे आगे किस पे, टर्शरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे, ठीक है। हमने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग करना पे थोड़ा कम ध्यान दिया। इसीलिए देखो अब हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम क्या करें, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत में ही बनाएंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हम आगे ले जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर को भी हम ग्रोथ करेंगे उसकी भी ना। तो ये चीज याद रखिएगा, हमने सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पे कूदे हम, मतलब इन दोनों सेक्टर्स पे हमने ज्यादा ध्यान दिया, ये चीज याद रखिए। और कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर को, द्वितीयक सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने नेग्लेक्ट किया। और अब हम इसी पे फोकस करें जब हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जब हम घर अपने ही देश में बनाए हुए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। समझ में आया होगा। भारत में प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है कहां पर, कृषि क्षेत्र में। मैंने आपको बता दिया कृषि क्षेत्र में क्या होता है, छोटी सी जमीन होती है, उसमें पूरा परिवार लगा रहता है, कहने को सबके पास रोजगार है, सब खेती करने जा रहे हैं, लेकिन वहां से किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। कितनी इनकम जनरेट हो रही, क्या जनरेट हो रहा, थोड़ा सा, ठीक है। तो वो प्रचलन, एक छिपी हुई बेरोजगारी है, एक प्रचलन बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है चालू मासिक स्तर विधि। अब ये प्रश्न इस तरीके से बना था कि यहाँ पर कई विधियां आपको दी थी, उसमें से चालू मासिक स्तर विधि जो थी वो नहीं थी, ठीक है। जब प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आएगा। भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए प्रयुक्त की जा रही है चालू दैनिक, ठीक है, परिस्थिति, चालू साप्ताहिक परिस्थिति, फिर समान प्रधान परिस्थिति। यहाँ पे याद रखिएगा, ये देखिए ये दोनों प्रश्न किस तरीके से बना, मासिक की बात की है, मंथली की बात नहीं करते हैं हम, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है चालू मासिक स्तर विधि, मासिक नहीं लाई जाती लेकिन चालू दैनिक, ठीक है, और चालू साप्ताहिक, वीकली, और समान प्रधान परिस्थिति को इंक्लूड किया जाता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं किसके द्वारा, NSSO द्वारा। विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं तथा मिश्रित खेती में से क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्यक्षता बहुत कम है विनिर्माण क्षेत्र की, ठीक है। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ था कब से, कौशल विकास योजना की बात की जा रही है 2007 से। प्रश्न बनता है, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1 जनवरी 1991 को, 1 जनवरी 1991 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योजना भारत में कब प्रारंभ हुई थी, जनवरी 2015 में, ठीक है। बेटी, अब तो हो गया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ना योजना। यहां पर देखिए EAS, ठीक है, टाइसेम, JRY, ठीक है, फिर RLEGP योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पे क्रमिक क्रम क्या है, कालानुक्रमिक क्रम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट होता है, तो आप याद रखेंगे ट्राइसेम 1979 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, RLEGP जो है वो आपका 1983 में, JRY जो है 1989 में, फिर EAS 1993 में,
ट्राइसम एक कार्यक्रम है, किस चीज से रिलेटेड, ग्रामीण विकास से रिलेटेड है ये, ठीक है। यहां पर देखिए क्लास कुछ ईयर दिए गए हैं और ये अभियान, ये मिशन किस ईयर में आया ये पूछता है। अब यहां पर वही मैं आपको फिर बोलूंगी कि डायरेक्ट प्रश्न बनता है, सुमेलित करने को बोल दिया जाता है, ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। जो मेन मिशन होते हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, साक्षर भारत मिशन की जब हम बात करेंगे 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, ठीक है। इधर देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जब हम बात करेंगे तो 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जब हम बात करेंगे रोजगार योजना की तो 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1995 में। ईयर्स नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि मैम कैसे याद रहेगा इतना ईयर, क्या करो बता रही हूँ, सुनो ध्यान से सुनो जो बताने जा रही हूँ। सारे ईयर्स एक ऐसे पेज लो, ठीक है, छोटा छोटा लिख लो, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्योंकि देखो अगर परीक्षा में प्रश्न नहीं फंसा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फंस गया ना तो एक अफसोस बना रहेगा कि पूछ लिया था और हमने देखा था पढ़ा नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, अब रोज बैठ के रटोगे नहीं, एक पन्ने में सारे लिख डालो और जहां पर भी पढ़ते हो, जहां पर भी पढ़ते हो, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पढ़ते हो वहीं पे चिपका लो, ठीक है। और जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो दिन की रात की कभी भी, तो एक बार बस उसको देख लो। अच्छा मिड डे मील की बात की गई है तो 95, ठीक है, ऐसे ऐसे याद कर लो, बस पीछे वाला 95, पूरा पूरा तो याद करना नहीं, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोज बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, इसी में पूरा समय व्यर्थ करोगे तो और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसको इसी तरीके से पढ़ोगे। कमिटीज एक बार जब दिन खत्म हो या सुबह के समय उठते समय चाय पीते हो तब पढ़ लो, अभी समय है, ठीक है। जनवरी भर भी पूरा पढ़ोगे ना तो भी काम चल जाएगा, याद रहेगा, कोई भुलक्कड़ नहीं होता, लेकिन इसी तरीके से पढ़ो और अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1995 में। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था, 2000 में शुरू हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। सब देहरादून जाने के लिए एकदम अंधे हो गए हैं, ठीक है, तो दृष्टिहीन हो गए हैं देहरादून जाने के लिए। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है। इतना मारा ब्रिटिशर्स ने ना, अरे इतना मारा ना भारतीयों ने ब्रिटिशर्स को, कोलकाता में जब विभाजन किया विकलांग हो गए सब कोलकाता में, ठीक है। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई में बॉलीवुड बसा है, इतना ज्यादा डिस्को वो चलता है कि सब बधिर हो रहे हैं, सब बहरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है, सिकंदराबाद। सिकंदर सबसे ज्यादा कहाँ पर था, मानसिक रूप से वो तेज था, ठीक है, हिम्मती था, याद रखिएगा। तो देहरादून में, देहरादून जाने के लिए, उत्तराखंड जाने के लिए सब दृष्टिहीन हो रहे हैं देहरादून जाने के लिए। कोलकाता विभाजन के समय इतना मारा गया ना ब्रिटिशर्स को कि सब विकलांग हो गए थे अंग्रेज। मुंबई इतनी तेज लाउड म्यूजिक चलता ना, सब बधिर हो रहे हैं, बहरे हो रहे हैं। सिकंदर मानसिक रूप से तेज था, याद हो गया, भूलोगे नहीं। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, इकोनॉमिक्स के क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, आप बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे। जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा ये सोच के मैं पढ़ा रही हूँ कि यहाँ से प्रश्न बने, ठीक है। पूरा प्रयत्न मैं कर रही हूँ कि वो उन टॉपिक्स को कवर करूँ जहां से प्रश्न बनते हैं क्लास, ठीक है। और प्रार्थना करूंगी कि आपके प्रश्न यहाँ से फंसे भी और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है। आप सभी का पेपर अच्छा हुआ तभी थैंक यू बोलोगे ना मैम को, इसलिए तो वो बात दूसरी है, आप लोग मींस में अपीयर हो। लेकिन एक चीज बोलूंगी, अभी समय है, अगर अभी भी आपने सिंसियरली पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है अपनी, तो पढ़ाई स्टार्ट कर लो। प्रीलिम्स को बस क्वालिफाई करना है, तो ज्यादा टेंशन लिए बिना हिंदी पर भी फोकस करो और जीएस पे भी फोकस करो और करंट भी पढ़ते रहो, ठीक है। सिलेक्शन जरूर होगा,
लेकिन अपने पे विश्वास रखो, ठीक है। किसी पर विश्वास रखने से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो और अपनी पढ़ाई करते चलो, रोज करो, सफलता मिलेगी, ठीक है। आप ही जैसे स्टूडेंट्स को सफलता मिलती है। हर इंसान सामान्य है, सब्जेक्ट का नाम ही सामान्य अध्ययन है, तो समान अध्ययन में समान स्टूडेंट्स की ही जरूरत होती है, विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, जैसे जैसे परीक्षा आ रही है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करिए, गिरने मत दीजिएगा, लास्ट मिनट तक पढ़ते रहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, डिकोड एग्जाम आपके साथ बना हुआ है। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम हिस्ट्री का ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा, पर्यावरण का ये टॉपिक नहीं समझ में, उसको मैं क्विक रिवीजन सीरीज में कवर करूंगी। अगर वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा तो जरूर कवर करूंगी। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो।